Today our topic is phases of teaching, pre-active, interactive and post-active. Okay? ठीक है बेटा, फेजेस ऑफ टीचिंग या स्टेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण, किस किस स्टेप में आपकी टीचिंग होती है। ठीक है, टीचिंग क्या होती है, एक वेल प्लान्ड क्या होती है, सिस्टम होता है। ठीक है, एक वेल प्लान्ड आपकी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, कई स्टेप इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और इन्हीं स्टेप से मिलकर क्या होती है, आपकी टीचिंग कंप्लीट होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग या शिक्षण के चरण। ठीक है, इसको आपके क्या है, तीन चरणों में, तीन स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है। पहला स्टेप है आपका प्री एक्टिव फेज, पूर्व सक्रिय चरण। दूसरा है आपका इंटरेक्टिव फेज, अंतर सक्रिय चरण। और पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको सक्रियोत्तर चरण बोलते हैं। भाई हिंदी में, इंग्लिश में ही कर लेना ये नाम। तो प्री एक्टिव फेज, ठीक है, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। जैसे देखो मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो ये कौन सा फेज है हमारा, इंटरेक्टिव। ठीक है, अब आपको क्लास में पढ़ाने से पहले जब मैंने ये देखा कि आज मैं क्या पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, तो वो क्या होता है, आपका प्री एक्टिव फेज होता है। और जब तुम्हारी क्लास, आफ्टर क्लास जब खत्म हो जाता है मेरा लेक्चर, तो वो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को आज हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बात आती है हमारी प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज क्या है, ये हमारी टीचिंग की प्रिपरेशन स्टेज भी बोलते हो इसको आप। ठीक है, प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन स्टेज भी हम इसको बोलते हैं। इसमें टीचर क्लास में एंट्री करता है, तो पढ़ाने से पहले की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, कि किस तरीके से वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाए, ताकि बच्चों को क्या है, इजीली समझ में आ सके, अंडरस्टैंड कर सके बच्चे। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्री एक्टिव स्टेज। यानी कि जब आप लोग टीचर बन जाओगे तो क्लास में जाने से पहले आप जो भी प्रिपरेशन करते हो वो क्या कहलाती है, आपकी प्री एक्टिव फेज। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं आपकी प्री एक्टिव फेज में। इसमें होता है, सबसे पहले तो आप करते हो डिटरमाइनिंग द गोल्स और ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आप अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हो। ठीक है, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हो आप, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। ठीक है, जो आपको क्लास में पढ़ाना है उस कंटेंट को आप सिलेक्ट करते हो। थर्ड है आपका अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट्स फॉर प्रेजेंटेशन। यानी कि जो आपने कंटेंट जो अरेंज किया है, अब उसको क्या करने वाले हो आप, प्रेजेंटेशन करने के लिए उसको क्या है, स्टेप वाइज लगाते हो। उसके बाद है सिलेक्शन अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण रणनीतियों का चयन करना। और लास्ट में क्या करते हो, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब इनको वन बाय वन मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, और बेटा मैं पूछूं ना, समझ में आ गया तो इमोजी सेंड कर देना। ठीक है, थम्स अप वाले। और जिसको ना समझ में आना आए वो अपना हैंड रेज कर देना। अब देखिए प्री एक्टिव फेज। ठीक है, पता लग गया, आप स्कूल में जब जाते हो, मान लो जब आप टीचर बनोगे। लक्ष्मी, लक्ष्मी माइक ऑफ कीजिए। कौन सा पेज नंबर है मैम? तो प्री एक्टिव स्टेज के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब आपको क्लास में जाने से पहले आप लोग क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो। ऑब्जेक्टिव यानी कि जब आपको बच्चे को पढ़ाना होता है। ठीक है प्रीति, बेटा या तो आप इस माइक को ढंग से टिका के बैठ जाओ, या फिर माइक ये सॉरी आपकी वीडियो को ऑफ कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करोगे। अब ये बात आप एक स्टूडेंट की तरह ना सोच के, अब मानो आप सभी क्या हो, टीचर हो, तो क्लास में जाने से पहले आप क्या क्या प्रिपरेशन करोगे वो चीजें यहाँ पे आपको सोचनी है। सबसे पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपको ये देखना है आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है, आज मुझे ना ये फेजेस ऑफ टीचिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कराना है और इस तरीके से पढ़ाना है ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाना है। दूसरा और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं बच्चों के बिहेवियर में चेंज चाहती हूँ, बच्चों में ये देखना चाहती हूँ कि सबको क्या है ये समझ में आ गया। ठीक है,
ये ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं मेरे, कि मेरा और क्या क्या काम है और किस तरीके से मैं बच्चे को और अच्छे तरीके से क्लियर करा सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, और बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो। तो आपका क्या है, अब आप टीचर हो, आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, भाई मेरे को ये समझाना है क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद बात आती है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, शिक्षण सामग्री का चयन। अब आपने ये तो कर लिया कि भाई मुझे तो बच्चे को समझाना है, अब आपको सिलेक्शन करना है कि आपको पढ़ाना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, और जो पढ़ा रहे हो वो बच्चे में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है। ठीक है, अब जैसे मैं क्लास में आती हूँ आपको बता देती हूँ कि आज हम ये टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो यही है आपका, फिर सिलेक्शन करते हो आप कंटेंट की, हाँ भाई मेरे को ना ये वाला टॉपिक पढ़ाना है। उसके बाद बात आती है आपकी अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण के लिए सामग्री का क्रमबद्ध करना। अब आपने क्या किया, आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, आपने टॉपिक चुन लिया, अब क्या करना है, आपको क्लास में उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपने जो टॉपिक चुना था उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि जो बच्चा है आपसे पढ़ रहा है उसको इजीली वो कंटेंट क्या है समझ में आ जाए। उसके बाद है सिलेक्शन अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण रणनीतियों का चयन। अब आपने प्रेजेंटेशन का भी देख लिया, अब आप कौन सी स्ट्रेटजी का चयन करो। स्ट्रेटजी का मतलब आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाओगे। आप प्रेजेंटेशन यानी कि लेक्चर मेथड से पढ़ाओगे, बच्चे को प्लेवे मेथड से पढ़ाओगे, बच्चे को ओवरहेड प्रोजेक्टर पे पढ़ाओगे। ठीक है, यानी कि आप पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका चुनोगे, ये आता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। जैसे देखो स्मार्ट बोर्ड होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं, तो टीचर क्या होता है कि आज तो मेरे को ब्लैक बोर्ड पे काम कराना है, नहीं आज तो मुझे क्या है सिर्फ बच्चों को क्या है प्रोजेक्टर पे हमें ये टॉपिक को दिखाना है। ठीक है, ताकि बच्चे को इजीली क्लियर, तो ये आप मेथड स्ट्रेटजीज चुनते हो कि मुझे क्लास में ये आज कराना है, तो ये आप क्लास के दौरान नहीं चुनते, ये आप क्लास से पहले डिसाइड करते हो। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब कक्षा शिक्षण के दौरान जो भी स्ट्रेटजी आपने चुनी है, ठीक है, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें अपनी तरफ से आपको क्या है एफर्ट मैम डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरेक्टिव फेज। अब आप क्या है इंटरेक्टिव फेज पे आ गए हैं। अब आपने क्या है क्लास में जाने से पहले की प्रिपरेशन हो गई, अब आप लोग क्या है क्लास में एंट्री कर गए। ठीक है, अब आप अपनी क्लास में आ गए, तो जब आप क्लास के दौरान जब आप अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव फेज इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या क्या करते हो, अब आप क्लास में आ गए, पहले आप क्या करोगे अटेंडेंस लोगे अपने बच्चों की, फिर आप उनसे पूछोगे कि क्या क्या एक्टिविटी हमने कल की थी और आज हम ये करने वाले हैं, क्वेश्चन आप उनसे करते हो, बच्चे क्या है आपका आपको सुनते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं। तो जो आपकी क्लास के दौरान ड्यूरिंग क्लास आपकी जो जो चीजें होती हैं, जो जो एक्टिविटी होती है, वो किसके अंदर आती है, इंटरेक्टिव फेज के अंदर आती है। ठीक है बेटा, जब भी आप पढ़ो ना चीजों को रटो मत अपने ऊपर। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इंटरेक्टिव फेज, अब आप यहाँ पे खुद को मानो कि आप खुद ही एक टीचर हो, तो आप क्या क्या एक्टिविटीज करोगे उस दौरान। तो ये है, अब आप क्लास में आ गए हो, बच्चों के साथ आप मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो इसको इंटरेक्टिव फेज बोलते हैं। इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है भाई इंटरेक्टिव फेज में, सबसे पहले तो आपकी क्लास का आप साइज देखते हो कितना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद नोइंग द लर्नर, छात्रों को समझाना, या फिर नोइंग की जगह अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। उसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अचीवमेंट्स। ठीक है, ये तीन चीजें होती है। सबसे पहले आपने क्लास में एंटर किया, आपने देखा कि मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं, आपने ऑब्जर्व किया भाई मेरी क्लास में तो 30 बच्चे होने चाहिए थे लेकिन आज तो 50 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि आपको समझाना भी तो उसी तरीके से है ना। एक तो कम बच्चे हैं आपकी क्लास में, मान लीजिए स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है प्राइमरी पे तो 1 टीचर के पास 20 बच्चे होते हैं, और हायर में कितना होता है, एक टीचर के पास 30 बच्चों का होता है। ठीक है, तो 1:30 का रेशियो। तो सबसे पहले आप यही ऑब्जर्व करोगे कि मेरी क्लास में कितने बच्चे आज अब्सेंट है और कितने बच्चे आज प्रेजेंट है, मेरी क्लास का साइज क्या है। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे बच्चे के बच्चे को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है,
बच्चों को आइडेंटिफाई करोगे कि किस किस बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। मतलब आप क्या है, जब मान लीजिए आप स्टार्टिंग में कहीं पढ़ाने जाते हो, 2-3 दिन आपको नहीं पता, लेकिन उसके बाद आपको पता लग जाता है कि मेरी क्लास में कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा नॉर्मल है, किसके ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई पहले वाले की। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हो कि मेरी क्लास का साइज कितना है, यानी कि कितने बच्चे अब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट काम आप ये करते हो, बिल्कुल सही, यानी कि अटेंडेंस लेने वाला। उसके बाद क्या करते हो आप, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, छात्रों को समझाना। अब आपने ये काम कर लिया, अब आप क्या करोगे, आपने क्लास में एंट्री कर ली, अटेंडेंस लेनी। अब सबसे पहले आप बच्चों से प्रीवियस पिक के टेस्टिंग करोगे, उसकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग का मतलब कि टीचर ने कल जो पढ़ाया था उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई मैंने कल पढ़ाया था आपको, मेरे को बताइए ये क्या मीनिंग है। ठीक है, और फिर अगर किसी को नहीं आता तो उसको फिर से क्या है, क्लियर करने की कोशिश करेंगे और फिर आगे अगले वाले टॉपिक पे चल देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्शन एंड रिएक्शन। अब आपके पिक के टेस्टिंग भी हो गई, बच्चों को समझाना भी हो गया। अब इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, 2 तरह की एक्टिविटी होती है। एक तो होता है इनिटेशन, प्रारंभिक क्रिया, और एक होता है रिस्पॉन्स। इनिटेशन यानी कि आपके टीचर ने, या मान लीजिए आप टीचर हो, आपने क्लास में पढ़ा दिया है। ठीक है, पढ़ाने के बाद अब आप बच्चों से पूछते हो, क्वेश्चनिंग करते हो, तो बच्चे क्या करते हैं, उसका आंसर, रिस्पॉन्स देते हैं, और दोनों के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, टीचर क्या है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, बच्चे क्या है, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई आंसर दे रहा है, कोई मना कर रहा है कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, इंटरेक्टिव फेज के दौरान ये एक्टिविटी आपकी होती है। अंशुप्रिया अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटे। मैम आप प्लीज एक बारी जो आप बता रहे हैं ना वो हमारे ये होता है बेटा, मान लीजिए टीचर ने, आपने मान लीजिए आप टीचर हो, आपने पढ़ा दिया बच्चे को, अब बच्चे को समझ में नहीं आया, डिफिकल्टी आ रही है उसको, तो उसकी जो समस्या उसको आप डायग्नोस करते हो कि बच्चे को नहीं समझ में, और फिर आप उसको दोबारा से उसको रेमेडियल टीचिंग देते हो, यानी कि दोबारा से उसको समझाते हो। ये टॉपिक इसमें आएगा। क्लियर हुआ? यस मैम, पॉइंट तो सेम ही है मैम, बस वो लैंग्वेज थोड़ा अलग है और कोई बात हाँ, तभी तो बोलती हूँ ना बेटा कि आप वही तो मैम। हाँ जी, तभी मैं बोलती हूँ कि आप किस लैंग्वेज नहीं, आप जब भी कोई चीज पढ़ो तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो। अब आप यहाँ पे ये मत सोचो कि आप स्टूडेंट हो, आप जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो ये सोचो कि मैं टीचर हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ अपनी क्लास के दौरान, वो चीजें आपको लिखनी है। ऐसे सोच के काम करोगे तो आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग से क्वेश्चन को लिख के आ जाओगे। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद आता है हमारा, और क्या क्या है भाई इसमें, मैम इसमें दिया हुआ है एक्शंस ऑफ अचीवमेंट, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई, फीडबैक और रीइंफोर्समेंट। हाँ अभी आ रही हूँ इस पे भी, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब आपका क्या हो गया भाई, एक्शन ऑन रिएक्शन ऑफ हो गया। उसके बाद आता है इसमें कुछ और एक्टिविटीज भी होती है, एनालिसिस से रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं। वो तो था जस्ट पढ़ाने से रिलेटेड, अब आ गई जो टीचर क्या करता है, इवेल्युएशन बोल सकते हो, एनालिसिस करता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा वो, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, एक है सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, उद्दीपन का चयन और उसको प्रेजेंट करना, फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज। ये 3 चीजें और हैं जो एनालिसिस के दौरान देखी जाती हैं। तो टीचर क्या करता है इसमें, एक स्पेशल टीचिंग सिचुएशन होती है, उसमें स्टिमुलस का चयन करता है। ठीक है, और जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने के प्रयास करता है, और साथ ही में जो एक्टिविटी कराता है उसको क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। स्टिमुलस का चयन करने के बाद टीचर को उस विद्यार्थी के सामने इस तरह से प्रस्तुत करना होता है कि उन्हें सीखने के लिए प्रेरित कर सके। प्रस्तुति के दौरान शिक्षक को स्टिमुलस के प्रकार, क्या टाइप है उसके, क्या क्रम, उसको ध्यान में रखते हुए उसे सही तरीके से पेश करना। देखो भाई यहाँ पे क्या है, स्टिमुली का मतलब क्या होता है,
मान लीजिए आपको कोई भी टॉपिक है उसका जिसका आपने चयन किया है, जिसको आप समझाना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप किसी स्टिमुलस को वहां पर सेलेक्ट करते हो। यानी कि मान लीजिए कोई छोटा सा टॉपिक है आपने सेलेक्ट कर लिया, तो उसके रिगार्डिंग जितनी एक्टिविटी बनती है वो आपको क्या है क्लासरूम में आप उसको क्या है करवाना चाहते हो, तो उसको क्या है आप इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो, बच्चे को धीरे धीरे बताते हो कि ये वो चीज है, ये इसके टाइप है, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओ और बच्चे क्या है उसको इजीली समझ पा सके, ठीक है, ये है इसमें। उसके बाद है फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। अब आपने पहले पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन की, जो स्टिमुली यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने चुना, ठीक है, उसके प्रति अब आप बच्चों से फीडबैक लेते हो कि भाई आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। अगर जिस बच्चे को समझ में आ गया है अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप क्या है उसको दोबारा से उसको रेनफोर्समेंट देते हो, ठीक है, कि भाई आप समझ सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट है दो तरीके से बताया गया है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव जो आपके जो बिहेवियर की जो रिएक्शन है उसकी संभावना को बढ़ाता है, और नेगेटिव जो रेनफोर्समेंट होता है वह अवांछित व्यवहार, दंड या फटकार होता है, ठीक है भाई। फीडबैक दे दिया बच्चों ने, टीचर दो तरह से रिएक्ट करेगा, एक तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करेगा, ठीक है, और दूसरा क्या है वह नेगेटिव रेनफोर्समेंट करेगा। यानी कि या तो टीचर क्या है बड़े प्यार से आपको, भाई समझ में नहीं दोबारा समझ ले बेटा, कोई बात नहीं 10 बार समझ ले, एक टीचर 2 बार समझा दिया और उसको गुस्सा आ जाता है और वो बच्चे को क्या कर देता है, दंड देता है या फटकार, भाई तेरे को नहीं समझ में आना, ठीक है, ऐसे करता है। तो ये है आपका फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। उसके बाद क्या है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज। अब इसमें मान लीजिए टीचर ने लेक्चर मेथड से समझा दिया, क्लास में मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से ओनली 10 बच्चों को समझ में आया, तो कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग में ही मिस्टेक है, यानी कि मैंने जो मेथड चुना है, जो स्ट्रैटेजी चुनी है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मेथड में चेंज करना पड़ेगा ताकि सब बच्चों को वो समझ में आ सके, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो ये सारी चीजें क्या हैं आपकी इंटरेक्शन, जो आपका इंटरेक्टिव फेज है उसके अंदर आती है, और ये जो स्ट्रैटेजी है क्यों लागू की जाती है, ताकि जो आपका कंटेंट है उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट किया जा सके, विद्यार्थियों का यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इजीली अंडरस्टैंड करवाया जा सके, उनका इवेल्युएशन किया जा सके कि उसको कितना समझ में आया है, कितना उसको समझ में नहीं आया है। अगर ऑलमोस्ट बच्चों को समझ में नहीं आया है तो टीचर को कहीं ना कहीं अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका इंटरेक्टिव फेज के अंदर, ठीक है, यानी कि कक्ष के दौरान होने वाली क्रियाएं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम हमें ये सारे पॉइंट्स के जो अब आपने अपनी क्लास को पढ़ा दिया, आपने आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर दिया, अब देखो भाई आप क्या करोगे क्लास में। पोस्ट एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज जिसको आप इवेल्युएशन स्टेप भी बोलते हो, ठीक है, इसमें वो एक्टिविटी शामिल होती है जिसमें आप इवेल्युएशन करते हो, ठीक है, कि छात्रों ने आपने जो पढ़ाया था वो सीख लिया है या नहीं सीख लिया है, या फिर उसमें क्या कुछ चेंजेज कराने की जरूरत है, ठीक है। इसमें इवेल्युएशन के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे मैं टीचर क्या है आपसे टेस्ट ले सकता है, क्विज करवा सकता है क्लास में, आपका छात्रों की के क्या है आपसे क्या है आपके रिएक्शन के लिए आपसे कोई भी एक्टिविटी आपको दे सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं पोस्ट एक्टिव में, ठीक है। अब आपने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आप यही करोगे क्लास में। अब इसमें इस स्टेप में सारा का सारा टीचिंग का जो काम आपने किया है उसकी एक समरी आप प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इसमें छात्रों से आप या तो ओरली या रिटन में आप क्या करते हो, क्वेश्चन करते हो, ताकि आपको ये पता लग सके कि आप इवेल्युएट कर सके कि बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज हुआ है या नहीं। बिहेवियर में चेंज होने का मतलब है कि बच्चे को पहले कितना आता था, देखो आपने पीके टेस्टिंग करके देखी, पीके टेस्टिंग का मतलब क्लास शुरू होने से पहले आपने प्रीवियस नॉलेज चेक की थी, यानी कि आपने कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया उसके बारे में बच्चे से पूछा कि भाई कितना जानते हो इसके बारे में, ठीक है, तो बच्चे ने जिसको पता था उसने बता दिया, जिसको नहीं पता था उसने नहीं बताया। तो अब लास्ट में आप यही देखते हो कि स्टार्टिंग में मैंने बच्चे से प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की थी तो बच्चे को नहीं आता था, और अब मेरा टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे को आता है या नहीं आता है, ठीक है।
वो आप इसमें देखते हो। अब इसमें क्या क्या करते हो आप, इवेल्युएशन के बिना क्या होता है भाई, आपकी जो ये प्रोसेस होती है ये पूरी नहीं होती है। अब देखो मैं पढ़ा दूंगी पूरी बुक, लेकिन मेरे को क्या पता लगेगा कि आप लोगों को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। वो मुझे कैसे पता लगेगा, जब मैं आपको इवेल्युएट करके देखूंगी, यानी कि या तो आपको कंप्लीट होने के बाद या तो आपका कोई टेस्ट लूं या फिर मैं क्लास में ही आपसे क्वेश्चनिंग करके पूछूं, तो मुझे पता लगेगा, ठीक है। तो अब देखो भाई पोस्ट एक्टिव में कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल होती है। सबसे पहले तो होती है डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द चेंज कॉज्ड बाय टीचिंग, यानी कि शिक्षण से हुए परिवर्तनों का सटीक निर्धारण करना, यानी कि जो जो मेरी टीचिंग के बाद जो जो चेंजेज आए हैं उनको मैं कैसे डिटरमाइन करूंगी, ठीक है, उनका कैसे निर्धारण करूंगी। दूसरा क्या करोगे आप, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक, उपयुक्त परीक्षण उपकरणों और तकनीकों का चयन करना। थर्ड है चेंजिंग द स्ट्रेटजी इन टर्म ऑफ एविडेंस गैदर्ड, साक्ष्य के आधार पर रणनीतियों में परिवर्तन करना। तो सबसे पहले बात आती है डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द चेंज कॉज्ड बाय टीचिंग, कि शिक्षण में हुए परिवर्तनों का निर्धारण कैसे करोगे। टीचिंग के लास्ट में जब टीचर क्या करता है, टीचिंग के प्रभाव स्वरूप छात्रों में हुए जो भी व्यवहार है उसके परिवर्तन का निर्धारण करता है, यानी कि आपकी टीचिंग खत्म हो रही है, अब आपने बच्चों को पढ़ा दिया, अब आप ये देखोगे कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज हुआ है या नहीं, मतलब उनको समझ आया है या नहीं आया है उस, ठीक है। इसके लिए टीचर जितने भी स्टूडेंट है उनके अपेक्षित जो व्यवहार है, जो पहले का जो बिहेवियर था और अब का जो बिहेवियर है, यानी कि पहले की जो नॉलेज थी और अब की जो नॉलेज है, उसको कंपैरिजन करता है, ठीक है, उसको कंपेयर करता है, उसको ये पता लग जाता है कि पहले इसको कितना आता था और अब कितना आता है। तो इस ऑब्जर्वेशन के दौरान टीचर को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है कि उसने जो टीचिंग मेथड अपनाया था वह कितना इफेक्टिव रहा है, क्या वह उसके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करता है या नहीं करता है। यानी कि टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया कि जो जो टीचिंग के दौरान बच्चे के बिहेवियर में चेंज हुआ है उसका निर्धारण करना। दूसरा क्या है, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, ठीक है, हमें इसके बिहेवियर के को कंपैरिजन करने के लिए टीचर को क्या है, या तो कुछ अप्रोप्रिएट टेस्ट को चुनना पड़ेगा या कुछ अदर टेक्निक के जरिए पता करेगा टीचर, ठीक है। यानी कि या तो टेस्ट लेगा या क्विज वगैरह कराएगा या कोई अदर कॉम्पिटिशन कराएगा, ठीक है, ये वाली बात है। उसके बाद क्या है, चेंजिंग द स्ट्रेटजीज इन टर्म ऑफ एविडेंस गैदर, साक्ष्य के आधार पर रणनीति में परिवर्तन। विश्वसनीय और मान्य परीक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या क्या जानकारी प्राप्त करते हैं भाई, कि छात्रों का प्रदर्शन कैसा रहा, यानी कि जो टेस्ट दिया है वो टेस्ट कैसा रहा, जो ऑब्जेक्टिव थे वो कंप्लीट हो पाए या नहीं हो पाए, जो स्ट्रैटेजी उसने अपनाई थी वो उससे बच्चे समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं। अगर नहीं समझ पाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारा क्या है आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज में आता है, ठीक है भाई, अंडरस्टैंड। चलिए अब क्या है आपका जो ये था, जब पेपर करके आओ तो लास्ट में इसका एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। मैम इस पॉइंट पे ना एक कंफ्यूजन है मुझे कि उसने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज डाली थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका मैप आउट कर रहा है। तो देखो इसका मैप आउट कर रहा है या स्ट्रेटजी फिर का मतलब स्टूडेंट्स। ये हुआ, मान लो मैंने आपको लेक्चर मेथड से समझाया, आपको ऑलमोस्ट बच्चों को समझ में नहीं आया। भाई लेक्चर मेथड का मतलब क्या, मैं आती हूँ बोल के चली जाती हूँ, तो कुछ बच्चों को तो समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों के सिर के ऊपर से जाता है। जैसे आपकी क्लास में भी ऐसे महान बच्चे होंगे जिनको कुछों को समझ में आता होगा और कुछों के सिर के ऊपर से जाता होगा। अगर मेरे को ये पता लगा कि मेरे बच्चे को इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं लेक्चर मेथड के साथ साथ या तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करूं या फिर मैं ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज करूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये होता है अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना। और ये आगे आपके सारे के सारे आएंगे कि टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं, आपके इसी बुक में आएंगे, ठीक है। ओके। एक होता है
आपका जैसे मान लीजिए मेरे को आपको पेड़ पौधों के बारे में बताना है, तो मैं उसको क्या है क्लास में लेक्चर मेथड से ना पढ़ाकर मैं आपको डायरेक्ट क्या है प्लेग्राउंड में ले जाऊं, वहां पे मैं आपको बताऊं कि भाई ये क्या है, ट्री है, ये ट्री क्या क्या है, ये स्टेम है, ये ब्रांचेज है, ये लीव्स हैं, ये फ्लावर है, तो वो ज्यादा इंटरेक्टिव रहता है। ठीक है, या फिर क्योंकि बच्चे कई बार ऐसा होता है बुकिश लैंग्वेज में या लेक्चर मेथड से उनको समझ में नहीं आता, लेकिन अब आप क्या है आप आ चुके हो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। मेमोरी के जो लेवल होते हैं ना वो 3 लेवल होते हैं, वो आगे अभी मैं पढ़ाऊंगी तब आपको पता लगेगा कि आप कौन से लेवल पे हो। और अलग अलग लेवल पे जो टीचिंग मेथड है वो भी अलग अलग होते हैं, वो सारी चीजें अब आप आगे पढ़ोगे। इसे आपका इंडोक्ट्रेशन ट्रेनिंग और इनसे अगला ही टॉपिक आपका किसका है, लेवल ऑफ टीचिंग का। अब मुझे बताइए इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मैम टॉपिक पे। इसका कंक्लूजन में क्या कंक्लूड करना है, जो आप कह रहे हो कंक्लूजन लिख के आना, उसमें क्या मैम लिखना होगा? कंक्लूजन में अपने ओपिनियन लिख सकते हैं इस टॉपिक के बारे में जो हमने समझा हो। देखो बेटा इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि जो आपकी एक टीचिंग की जो स्टेजेस होती है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो हम क्या करते हैं पहले से ही प्लान करके रखते हैं। ठीक है, कि हमें इस तरीके से पढ़ाना है, सिखाने को बढ़ावा देना है, क्लास के अंदर क्लास के बाहर शिक्षक की उपस्थिति और किस तरीके से वह काम कर रहा है, बच्चों का माहौल कैसे तैयार कर रहा है। ये क्या है एक जटिल और क्या है एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, यानी कि इसमें एक एक्टिविटी नहीं बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ है। इसमें और क्या क्या बताया गया है, इस प्रोसेस के में क्या है सुधार और नए एक्सपीरियंस को बच्चे भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये क्या है एक सुनियोजित और एक मार्गदर्शक के रूप में क्या है टीचर आपके साथ काम कर रहा है, आपकी क्या क्या कठिनाई आती है उसको डायग्नोस भी कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप मिला जुला के लिख सकते हो थोड़ा सा 2-3 लाइन का। देखो जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करके आओगे तो सबसे पहले मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया आपका, तो यही क्वेश्चन आ गया तो आप सबसे पहले क्या दोगे, सीधा यही नहीं लिखोगे, स्टेजेस पे नहीं आओगे आप, सीधा आप पहले लिखोगे टीचिंग क्या होती है उसका जस्ट थोड़ा सा मीनिंग देके फिर आप इस पे आना अपनी फेजेस ऑफ टीचिंग पे, फेजेस ऑफ टीचिंग में। और हर एक पेपर में ना आप फ्लो चार्ट के जरिए उसको दिखाना, जैसे स्टेजेस ऑफ टीचिंग है ऊपर स्टेजेस ऑफ टीचिंग ऐसे करके फ्लो चार्ट बना लिया, पहली स्टेज सेकेंड और थर्ड, उससे क्या होएगा आपका 5-10 लाइनें आपके फ्लो चार्ट में ही निकल जाएंगे। क्योंकि आपका क्या होता है 16 मार्क्स का क्वेश्चन खाली 1 या 2 पेजेस पे लिखने से आपको 16 मार्क्स वो नहीं देंगे। और आपको बता दूं एमडीयू में तो जस्ट क्या है आपके पेपर गिने जाते हैं कि कितना आपने लिख दिया। ठीक है, तो 16 मार्क्स के मैम अकॉर्डिंग आपको करना है, तो आपने इसको पहले फ्लो चार्ट बना दिया, फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दो और लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन दे दो। और कुछ भी ना आए तो देखो मैं तो ये लिखती थी कंक्लूजन में, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि हर एक चीज के कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ ना कुछ उसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं, तो और फिर थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेटेड उसमें मैं लिख देती थी। ठीक है, हाँ जी सोफिया बोलिए बेटे। मैम अभी जो आपने पॉइंट्स पढ़ाए ना आप एक बार स्क्रीन शेयर कर देंगे कल की तरह, वो पॉइंट्स एक बार देखने को मिले। आप बेटा लिख लीजिए, ये काफी पेजेस पे है, एक ही पेज पे नहीं है सारे पॉइंट। ओके या आप सभी बता का, दीजिएगा मुझे। आपने अगर सभी का लेना है तो आप ले लीजिए, फोटो क्लिक कर हाँ लीजिए। हाँ हाँ फिर मैम एक बार पीछे फ्लिप करेंगे प्लीज, अभी जो आप दिखा रहे थे फर्स्ट वाला पेज वो हो नहीं पाया एक्चुअली। यस देखो ये कितनी बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन ओके आया डन। हुआ है। बेटा हो जाए ना तो डन बोल देना, नहीं तो मेरे को पता नहीं लगेगा किसका हो गया किसका नहीं।
हो गया यहाँ तक स्क्रीनशॉट? हो गया बेटा? मैम लास्ट वाला पेज आपने एक मिनट बेटा, ये ज्यादा टाइम तक नहीं हो पाती ना स्क्रीन शेयर। बस लास्ट वाला रह गया, अदरवाइज सारे हो गए। यस मैम, डन। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मैम यस, आपका सिलेबस पे आ जाइए। टीचिंग, टीचिंग में क्या है? डिफरेंस फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, टीचिंग का और इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, टीचिंग में और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद क्या है आपका टीचिंग में और इंडोक्ट्रिनेशन में क्या डिफरेंस है। यानी कि पहला पॉइंट, शिक्षण में और अनुदेशन में क्या अंतर है, शिक्षण में प्रशिक्षण में क्या अंतर है, शिक्षण में और आपका उपदेश में क्या अंतर है। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये ले लेना स्पेशल, ठीक है, फोटो ले लेना। शायद आपके में वैसे दे रखा होगा और इसमें डिफरेंस के अकॉर्डिंग दे रखा है। चलिए, तो फर्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है और टीचिंग क्या होती है आपकी। टीचिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में नॉलेज का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और मैम एक मिनट, जो इसकी ठीक है, टीचिंग में का मीनिंग पता लग गया। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या है टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट को गाइडलाइंस देते हो, स्टूडेंट को गाइड करते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या है एक स्टूडेंट नहीं हो, आप टीचर हो। अब आप बताओगे मुझे टीचिंग क्या होती है और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। टीचिंग में तो क्या हो रहा है, पढ़ा रहे हैं, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। इंस्ट्रक्शन में मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि बेटा आपको ये चीज ऐसे करनी है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्लियर है। दूसरी बात, टीचिंग आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वेज में हो सकती है। फॉर्मल में जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, इनफॉर्मल में आप अपने घर वालों से जो चीजें सीखते हो वो इनफॉर्मल हो गई, और इंस्ट्रक्शन आपके सिर्फ फॉर्मल में ही होते हैं। ठीक है, आपकी जो फॉर्मल टीचिंग होती है इंस्ट्रक्शन उसमें होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन हमेशा फॉर्मल होता है। ठीक है, अब क्या है आपका टीचिंग का जो एरिया है वो बड़ा वाइड है और इंस्ट्रक्शन का एरिया क्या होता है, लिमिटेड है। उसके बाद टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्यार्थी की जो एबिलिटी है उसको डेवलप करना, और इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य क्या है, कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट या स्पेसिफिक जो भी टॉपिक आप उसको पढ़ा रहे हो बच्चे को उसकी नॉलेज देना। ठीक है, टीचिंग आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पर होती है, और इंस्ट्रक्शन क्या है आपका ओनली क्लासरूम में होता है। ठीक है, यानी कि स्कूल कॉलेज अलग अलग संस्थान हैं आपके टीचिंग के, और इंस्ट्रक्शन क्या है ड्यूरिंग क्लास होता है। ठीक है, क्लास के दौरान होता है। अब क्या है जो टीचिंग है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है यानी कि कठिन है, अलग अलग लेवल है उसके, और जो इंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब टीचिंग के अंदर ही इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन के अंदर टीचिंग शामिल नहीं होती। इंस्ट्रक्शन के अंदर टीचिंग कैसे शामिल नहीं होती कि जैसे मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि मैं टीचिंग के दौरान ही आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैं किसी और काम के या किसी और एक्टिविटी का भी इंस्ट्रक्शन आपको दे सकती हूँ। अब टीचिंग का ऑब्जेक्टिव टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्ञान को
प्रसारित करना, यानी कि जो नॉलेज है उसको प्रोवाइड करना। और इंस्ट्रक्शन क्या है, एक स्पेसिफिक एक रिलेटेड जो काम होता है उसके बाद ये खत्म हो जाता है। टीचिंग में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के साथ हम टीचिंग करते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है, सिर्फ आपका व्याख्यान विधि का उपयोग करता है, यानी कि लेक्चर मेथड का। इसमें क्या है, आप बोलते ना लेक्चर दे रहे हैं बेवजह का फ्री का, तो इसमें इंस्ट्रक्शन में है क्या, सिर्फ लेक्चर मेथड होता है। सिर्फ टीचर बोल के ही आपको बताता बेटा ये काम ऐसे करना है, ठीक है। अब क्या है, जो टीचिंग होती है वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होती है, और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ये टीचर सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे ही क्लास में एक्टिविटी खत्म होती है आपका इंस्ट्रक्शन भी खत्म हो जाता है, और टीचिंग क्या कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है। आ गया समझ में? यस मैम। क्लियर एवरीवन? उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। अगर किसी के में कोई एक आधा एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो कर लेना बेटा, ठीक है। या किसी के में कम भी हो सकते हैं और किसी के में ज्यादा भी हो सकते हैं। टीचिंग की वही बातें आ गई भाई सारी। अब देखो भाई टीचिंग में और ट्रेनिंग में क्या होता है। टीचिंग क्या होती है, हमारी थ्योरेटिकल होती है, और ट्रेनिंग क्या होती है, हमारी प्रैक्टिकल होती है। टीचिंग में हम पुस्तक ज्ञान लेते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान हम क्या है, जो पढ़ा हुआ है उसी को एक्चुअल में करके देखते हैं, ठीक है। टीचिंग का होता है ये लॉन्ग टाइम तक होती है, ठीक है। और जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए या कुछ महीनों के लिए ही होती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग का स्कोप क्या है, वो बहुत वाइड है, और ट्रेनिंग का दायरा लिमिटेड होता है, ठीक है। टीचिंग का उद्देश्य बच्चे को की ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, और ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो एक स्पेसिफिक स्किल जिसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसको सिखाना, ठीक है। टीचिंग का क्या होता है, जो कैरिकुलम होता है वो बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है, और ट्रेनिंग का कैरिकुलम छोटा होता है, क्योंकि टीचिंग आप कितने साल टीचिंग में क्या होता है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, और ट्रेनिंग में जस्ट स्पेसिफिक जो चीज आपको काम सिखाना होता है उसी का सिलेबस होता है। टीचिंग क्या है, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज स्कूल्स यहाँ पे होती है, और ट्रेनिंग आपके ट्रेनिंग सेंटर पे होती है। टीचिंग के जो रूल्स हैं रेगुलेशन है, कठोर नियमों का पालन नहीं किया जाता। टीचिंग में क्या होता है, आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वहां पर क्या है, एक हार्ड इन्वायरमेंट आपको दिया जाता है, ठीक है। टीचिंग का दायरा बहुत व्यापक है, और ट्रेनिंग का क्या है, सीमित, ये बात आ गई। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव बच्चे की क्या है, मेंटली पावर को डेवलप करना है, और इसका ट्रेनिंग का उद्देश्य है व्यक्ति के अंदर जो भी आदत है या जो प्रदर्शन उसमें सुधार करना है, यानी कि जो कार्य पहले उसको नहीं आता था उसको सिखाना है, ठीक है। तो ये था आपका टीचिंग में और ट्रेनिंग में डिफरेंस। क्लियर एवरीवन? ये जो बच्चे इतनी लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं इनका क्या होएगा? मैम ये मत बिल्कुल भी टेंशन मतलब दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ओके। बस ये है आपको पॉइंट इंग्लिश में भी पता होना चाहिए और हिंदी में भी पता होना। कई बार चीजें ऐसी होती है हमें हिंदी में पढ़ के समझ में आता है, कई बार हमें क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ के समझ में आता है। क्लियर है बेटे? लास्ट वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो। यस मिस। लास्ट वाला कौन सा, ट्रेनिंग वाले में? यस मैम। लास्ट वाला पॉइंट ये बताया बेटा, जो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी मेंटली डेवलपमेंट। अब आप पढ़ रहे हो, दिमाग यूज कर रहे हो, आपकी इंटेलेक्चुअल और मेंटली डेवलपमेंट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं। और ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो स्पेसिफिक हैबिट आपके अंदर डालनी है वो होता है। जैसे मान लीजिए आप फौज की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उसके दौरान जो भाग दौड़ कूद फिजिकल फिटनेस के ऊपर उसमें ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। अब बोलिए भाई, अरविंद और सोफिया एक एक करके बोलना। अरविंद बोलो बेटे। नहीं मैम मेरा पहले गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए बेटे चलिए, आगे है टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन में क्या डिफरेंस है, शिक्षण में और उपदेश में क्या अंतर है, ठीक है।
टीचिंग तो क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपकी थियोरेटिकल होती है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। और उपदेश, इंडोक्ट्रिनेशन, इसका अर्थ होता है किसी विशेष विचारधारा, सिद्धांत को सिखाना या गहराई से समाहित करना। ठीक है, उसमें तो क्या था, स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और इसमें क्या है, कोई अपनी विचारधारा यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है और आप लोगों को भी उसमें क्या कर रहा है, शामिल कर रहा है। इसको बोलते हैं उपदेश। ठीक है, टीचिंग, टीचिंग का संबंध मुख्यतः थ्योरेटिकल कंसेप्ट से होता है, और इसका इंडोक्ट्रिनेशन, उपदेश का जो संबंध होता है, मुख्यतः हमारे जो प्रिंसिपल हैं और जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारे विश्वास है, यानी कि जैसे हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है, ठीक है, हम मानते हैं जिन सिद्धांतों को हम मानते हैं, तो उनके ऊपर होता है उपदेश यानी कि इंडोक्ट्रिनेशन। उसके बाद टीचिंग का उद्देश्य है छात्र की जो भी एबिलिटीज हैं उनको डेवलप करना है, और उपदेश का उद्देश्य है कठोर और जो भी विश्वास है या सत्य यानी कि कठोर विश्वासों को सिखाना है, यानी कि जो बिलीफ्स है आपकी जिंदगी के जो सत्य है उनको आपको सिखाना है। ठीक है, उपदेश के दौरान। उसके बाद है टीचिंग का दायरा व्यापक होता है, उपदेश का दायरा सीमित होता है। ठीक है, कि लिमिटेड होता है, उपदेश में सभी तो शामिल नहीं होते। उसके बाद क्या है, टीचिंग में इवेल्युएशन आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का उपयोग होता है, और यहाँ पर उपदेश में केवल आपकी क्या है, क्वांटिटेटिव नहीं होता, खाली क्वालिटेटिव बातों पर विश्वास किया जाता है, यानी कि विचारों को प्रदान किया जाता है। देखो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब होता है, क्वांटिटेटिव जब आपके गुणों को विकसित किया जाता है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, वे होती है आपकी क्वालिटीज, और जिसको आप मेजर कर सकते हो वो होती है आपकी क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो उपदेश में क्या होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता। क्वांटिटेटिव का मतलब आपको कोई पेपर नहीं देते आपका, देखो टीचिंग में तो क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं कि बच्चे को पढ़ने के बाद इतने मार्क्स आ गए, लेकिन उपदेश में ये नहीं है कि हम उसका इवेल्युएशन नहीं कर रहे, हमने जस्ट उपदेश दे दिया, कितना किसको समझ में आया वो हमने मेजर ही नहीं किया। बस ये था आपका टीचिंग में और इंडोक्ट्रिनेशन में। क्लियर? मैम इंडोक्ट्रिनेशन ना ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्लीज थोड़ा सा और ब्रीफ कर सकते हैं आप? बेटा देखो, उपदेश क्या होते हैं, साधु महात्मा उपदेश देते हैं ना, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड होता है, हमारे फेथ से, हमारे विश्वास से, जिसके ऊपर विश्वास करते हैं हम, जिस भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। आप लोगों में से देखो कई मान लीजिए जैसे कुछ जैन धर्म को अपनाते हैं, कुछ बौद्ध धर्म को, तो वहां के उपदेश सुनते हैं। ठीक है, तो उपदेश का अर्थ है यहाँ पर किसी विचारधारा का समर्थन करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेन हमारे जो सिद्धांत है, विश्वास है, वो होते हैं। उपदेश का उद्देश्य है कठोर और स्तर विश्वासों को सिखाना है। ठीक है, जैसे जैन धर्म में सिखाया जाता है, बौद्ध धर्म में सिखाया जाता है, हिंदू धर्म में और सिखाए जाते हैं, मुस्लिम धर्म में जैसे आप नमाज पढ़ते हो वो वाले बिलीव्स बच्चे को सिखाए जाते हैं। ठीक है, लाइक जैसे मैम स्कूल के जितने भी डिसिप्लिन होते हैं उस तरीके से ना। हाँ, स्कूल के जो मान लीजिए डिसिप्लिन से रिलेटेड भी हम उपदेश दे सकते हैं कि भाई आपने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। ठीक है, और बताइए भाई, किसी को प्रॉब्लम है? मैम एक बार सेकंड वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो। सेकंड, मैं ना एक बार ऐसा करती हूँ, मैं मेरी बुक का ही फोटो ले लो, तुम जो बुक है उसी में मैं बोल के बता रही हूँ आपको। मैम मैम बस एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा सो दैट हम इसी से नोट्स बना लेंगे, अभी ना आप ले लो, मेरे इजी पास होगा। कोई ग्रुप नहीं है बेटे। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं दोनों क्वेश्चन को फिर से आपको स्क्रीन शेयर करके यस दिखा देती हूँ। ठीक है, मैम, ओके। और बुक को थोड़ा सा हम दूर रखना सो दैट स्क्रीनशॉट में साइड की चीज हम थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, थोड़ा सा और दूर करेंगे मैम बुक को। थोड़ा मैम दूर रखे ना फोन। अच्छा ऐसे। हो गया मैम।
शत्रु की शिक्षा नहीं कर सकते। मैम इसका फोटो खींच के ग्रुप में भेज दो ना। बेटा मेरे पास ग्रुप नहीं है कोई भी, जिसको लेना है ऐसे ही ले सकते हो। हो गया बेटा कंप्लीट? तो शिक्षक कथन हो गया कंप्लीट? Yes, ma'am, done.